So, okay. So, I think today's session is on time series modeling in Stata. Students, let me tell you people that Stata is a very friendly user software, and it has vast applications in particularly in panel data as well as in primary data. And the advanced versions of Stata are also capable to deal with the time series data. So today's our basic task is to perform operations on Stata on time series data. So I think you people have some basic knowledge about the data, that there are three different types of data: time cross-section data, time series data, and the panel data. And time series data is basically data that belongs to single individual cross-sections but vary over the time. Let's suppose the GDP of Pakistan starts from 1990 to 2023. So cross-section, Pakistan is a cross-section, that is a single cross-section, single country, and the time which vary from 1990 to 2023, that is the time characteristics. So time is varying, but cross-section is fixed. So this type of data basically called time series data. And whenever we will deal, you people will deal with the cross time series data. So there are some basic uh, tests that are called pre-estimation test as well as the post-estimation test, and then again the process of estimation. You people know that for basic estimation modeling, the first choice of any researcher is OLS, but the application of OLS is not unconditional. The application of OLS is basically conditional on some basic assumptions, जो कि आपको एक इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स के कोर्स में पढ़ाई गई थी. So whenever you people will deal with the time series data, तो उसमें कुछ assumptions हैं जो कि violate हो जाएंगी. OLS की कुछ assumptions violate हो जाएंगी, एंड रिजल्टेंटली क्या होगा कि हम उस OLS के मेथड को, जिसको हमने सीखा है, जो कि हमारे लिए एक फर्स्ट समझे कि एक इंट्रोडक्टरी मेथड है जिसको हम यूज करके अपने मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, वो फिर एप्लीकेबल नहीं रहता, उसके रिजल्ट्स एफिशिएंट नहीं रहते, उसके रिजल्ट्स स्पूरियस हो सकते हैं, देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, उसके रिजल्ट्स बायस्ड भी हो सकते हैं ड्यू टू सम सर्टेन इश्यूज जो कि हमें टाइम सीरीज मॉडलिंग में फेस करना पड़ते हैं. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक जो नॉलेज है वो है डेटा का, इकोनोमेट्रिक्स का. डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स ने बेसिक कोर्स पढ़ा हुआ है ना इकोनोमेट्रिक्स का? जी, बेसिकली ये एक ही कोर्स है जो इन्हें ऑफर किया जाता है. इसमें जी. एमएस के स्टूडेंट्स भी हैं और एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं. ओके. तो इसमें हमने डाटा की टाइप्स कवर की है, पैनल डाटा भी किया है, क्रॉस सेक्शन की भी बेसिक ओएलएस की assumptions भी पढ़ी है, ओके. और लॉजिक प्रॉफिट मॉडल को भी टच कर. सिर्फ टाइम सीरीज ओके. को तो नहीं. Okay, means that they have enough basic knowledge about the econometrics. जी. जी. ओके स्टूडेंट्स, आपने एक आपने assumption पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब ने आपको एक assumption पढ़ाई होगी, जिसको दो डिफरेंट नेम से हम पढ़ते हैं, although there is a little bit difference between, but broader वे में हम उनको सेम ही समझ रहे होते हैं. एक assumption होती है ऑटो कोरिलेशन, जिसको हम सीरियल कोरिलेशन के नाम से भी याद करते हैं. ऑटो कोरिलेशन एक बड़ी बेसिक अजम्पशन होती है जो बेसिकली ये कह रही होती है कि हमारी जो सीरीज है, उसकी जो एरर टर्म है, उस आज की एरर टर्म अपनी प्रीवियस वैल्यूज के साथ उसका किसी किस्म का कोई कोरिलेशन नहीं है. अगर तो कोरिलेशन नहीं है तो हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम भी नहीं है, और अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है. और आपने ओएलएस की अजम्पशन में पढ़ा होगा कि जब ऑटो कोरिलेशन की अजम्पशन वायलेट होती है तो उसका OLS की जो ब्लू प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अफेक्ट आता है. ब्लू मीन बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्योंकि हम कह रहे थे कि अगर OLS की सारी assumption पूरी हो रही होंगी तो OLS का जो एस्टिमेटर होगा दैट विल बी कॉल्ड ब्लू. जितने भी हमारे पास अदर देन OLS एस्टिमेटर्स हैं, पहले तो ये समझिए कि OLS बेसिकली एक एस्टिमेटर है, एक मॉडल है जिससे हम अपने डेटा के एस्टिमेट्स रिट्रीव करते हैं.
वॉइस भेजना मुझे ताकि मैं बात। सॉरी, ये इंटरप्शन है। आप हेलो। आपको मैंने होस्ट बनाया है, दैट्स आप क्लोज कर अच्छा, दो ओके कभी माइक। ओके ओके ओके। हाँ, हम कहाँ थे? बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने देखा एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है। उस पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के एस्टिमेट जो पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को रिट्रीव करने के लिए हम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं और सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। देन हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे एस्टिमेट से हम अपने पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, वो जो हमारे सैंपल के एस्टिमेट्स होते हैं, हम फिर ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि यही एस्टिमेट हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो पैरामीटर जो हम एस्टिमेट्स ले रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। उन मेथड्स में से हम ओएलएस को बेस्ट कह रहे होते हैं। बेस्ट मीन एक ऐसा एस्टिमेटर जिसका कि वेरिएंस जो है वो बाकी तमाम एस्टिमेटर से मिनिमम होता है। अब आप लोग, क्योंकि आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ ली हुई है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ ली हुई है, तो यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द वेरिएंस। ऑटो कोरिलेशन जब प्रॉब्लम वायलेट होती है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कह रहे हैं ऑटो कोरिलेशन, ये वायलेट होने से जो ओएलएस की बेस्ट वाली प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाती है। मीन बेस्ट हम उसको क्यों कह रहे थे? हम कह रहे थे क्योंकि ये अमंग ऑल लीनियर एस्टिमेटर्स द वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर इज मिनिमम। तो ये जो अजम्पशन है ये वायलेट हो जाएगी, उसका वेरिएंस जो है वो मिनिमम नहीं रहेगा। तो जब वेरिएंस मिनिमम नहीं है, तो आप यू पीपल नो कि आगे फिर स्टैंडर्ड एरर मिनिमम नहीं होगी। स्टैंडर्ड एरर मिनिमम नहीं होगी तो बीटा की जो एफिशिएंसी है, बीटा मीन जो हमारा एस्टिमेट है, वो एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले ये देख रहे होते हैं कि डेटा में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम ना हो। अब ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से क्रिएट हो सकता है। उसको आप बड़ी डिटेल में डॉक्टर साहब ने आपको पढ़ाया होगा कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द फिनोमेना ऑफ ऑटो कोरिलेशंस। तो हमें इस एक लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कि मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जब भी आप टाइम सीरीज मॉडलिंग में जाएं तो कुछ इनिशियली आपको कुछ प्री टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। उन टेस्ट्स को हमेशा आप परफॉर्म कर लें। उन टेस्ट को आज हम कुछ टेस्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम चलते हैं। हम अपने इस सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब टोल्ड मी कि यू कैन एक्सटेंड योर सेशंस फॉर कमिंग क्लासेस। तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि उसमें टाइम सीरीज मॉडलिंग की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उसको हम कवर कर जाएं। तो आज थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। आप पर्टिकुलरली इन फाइनेंस एक इशू आता है। जब भी फाइनेंस के डेटा को एनालाइज किया जा रहा होता है तो वहां पे एक इशू आ रहा होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक। किसी ने ये स्ट्रक्चरल ब्रेक का लफ्ज सुना इससे पहले? कोई आइडिया है आप लोगों को बेटा स्ट्रक्चरल ब्रेक? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके। आपको कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक के बारे में आज से पहले आपने कोई सर के साथ डिस्कशन हुई है स्ट्रक्चरल ब्रेक के बारे में कि क्या होती है स्ट्रक्चरल ब्रेक? सर सब ये डिस्कस नहीं हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक ओके ओके, बिकॉज स्ट्रक्चरल ब्रेक चले। टाइम सीरीज ओके ओके ओके, लेट मी शो यू कि ये बेसिकली थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव अ डेटा। मैं इस डेटा को अपलोड कर चुका हूँ। आई कैन शेयर विद यू दीज कोड्स बाय जस्ट रनिंग दीज कोड्स ऑन योर स्टेटा इंस्टॉल्ड वर्जन्स एट योर लैपटॉप। You people will be able to execute these commands and analyze the results of these commands. तो ये मैं आपसे बाद में जो है वो शेयर कर दूंगा। जब भी whenever हम डेटा अपलोड करते हैं अपने स्टेटा में, तो सबसे पहले ये देख लें कि स्टेटा उसको हमेशा क्रॉस सेक्शन डेटा कंसिडर करता है। तो हमें स्टेटा को बताना पड़ता है कि ये डेटा पैनल डेटा है या फिर ये डेटा जो है वो टाइम सीरीज डेटा है। जैसे कि हमने ये डेटा इस वक्त मैंने ये डेटा यहाँ पे स्टेटा में लाके पेस्ट कर लिया हुआ है। पहले से ही मेरे पास ये जो डेटा है ये अवेलेबल है इस वक्त। अब इस डेटा को मुझे बताना है स्टेटा को कि तुमने इस डेटा को एज अ टाइम सीरीज डेटा कंसिडर करना है। तो उसकी कमांड है, सिंपल है,
तो ये कमांड है। और ये स्टेटा की जितनी भी कमांड्स हैं, जो भी आप काम कर रहे होंगे, सिंपल आप गूगल पे लिखे मैंने ये काम करना है, इसके मुझे कमांड्स प्रोवाइड करें, ना सिर्फ आपको कमांड मिलेगी बल्कि उसके साथ उसकी आउटपुट भी मिल रही होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन भी मिल रही होगी। ये इट्स टू मच इजी। टी सेट, ये मैंने एक अजम्पशन दी। वाई आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई आर बेसिकली ये स्टैंड कर रहा है, वाई आर टाइम वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ता है, कोई ना कोई एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ता है जिससे कि स्टेटस समझता है कि इस वेरिएबल की बेस के ऊपर ये डेटा जो है ये टाइम सीरीज है। अब मैंने ये कमांड दी वाई आर, यहाँ पे मैंने ईयर्स को, फॉर एग्जांपल स्टार्ट्स फ्रॉम 1920 टू 1940 या 1900 टू 1940, तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा जो कि सिंपली मैं यहाँ पे आपको पहले शो करवा देता हूँ, जरा देख लीजिएगा। ये एक वेरिएबल देखिए, मेरे पास एक वाई आर वेरिएबल है जो कि टाइम है। 1921 से लेके मेरे पास जो इस वक्त डेटा है 1921 से 1941 तक की एक सीरीज है, इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। और ये किसी एक कंट्री का डेटा है, ये बेसिकली पर्टिकुलरली यूएस इकोनॉमी का डेटा है। तो ये वाई आर, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आप इसको ईयर भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि वो शॉर्ट नेम यूज किया हुआ है तो इसको हमने सिर्फ वाई आर का है। तो इसलिए स्टेटा को इस वक्त स्टेटा के लिए जो वेरिएबल है वो वाई आर एक टाइम का वेरिएबल है। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाई आर वेरिएबल को यूज करो और इसको डेटा को डिक्लेयर करो कि ये टाइम सीरीज डेटा है, और ईयरली का मतलब है ये ईयरली डेटा है। और अगर क्वार्टरली होता तो फिर हम इसको कह रहे होते डेटा क्वार्टरली है, डेली होता तो हम कह रहे होते डेटा डेली है, और मंथली होता तो हम कह रहे होते डेटा मंथली है। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो डेटा की जो स्टेटा आपको विंडो नजर आ रही होगी, ये सामने जो जूम की आउटपुट नजर आ रही है, मैं इसको मैनुअली आपको करके नहीं दिखा पा रहा, वरना मैनुअली भी कर देता, कमांड के बगैर भी ये हो जाता है। तो मैंने जैसे ये एंटर किया तो आप देखिए उसने डेटा को डिक्लेयर कर दिया कि ये डेटा टाइम सीरीज डेटा है, और ये 1920 से स्टार्ट होके 1941 तक जा रहा है। तो ये हमने अपना जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स को ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इन वेरिएबल्स को ये कंसिडर करेगा कि ये सारे टाइम सीरीज वेरिएबल है। अब सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक की तरफ जाना है, हमें देखना है कि कहीं हमारे डेटा में किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक तो नहीं। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल ब्रेक क्या है, तो उसके लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि स्ट्रक्चरल ब्रेक बेसिकली किस चीज का नाम है। मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है कंजम्पशन, CONSUMP शॉर्ट नेम है। ये कंजम्पशन मीन ये जो हम अखराजात वगैरह करते हैं, हाउस होल्ड जो अपने मंथली एक्सपेंडिचर करते हैं उसको इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन के नाम से कहते हैं। TS लाइन कंजम्पशन, ये आपको हर कमांड और ये डेटा सब मिल जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, विद मैनुअल मिलेगा, डोंट वरी। अभी बस आप देख लें कि हो क्या रहा है। TS लाइन कंजम्पशन, मैंने ये एक कमांड दी, मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा ये मुझे एक ग्राफ प्रोवाइड करेगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये वेरिएबल 1921 से बढ़ रहा है और 1928 में एकदम से ये वेरिएबल जो है ना वो नीचे गिर गया। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, 1929 में एकदम से ये वेरिएबल गिरना शुरू हुआ है और 1933 तक ये गिरता है। तो ये एक किस्म की डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है। आप सबको पता होगा कि 1929 1930 में पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन आया था जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो स्लगिश हो गई थी, एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई थी, एकदम से जो है वो फर्म्स, बैंक पैनिक क्रिएट हो गया था, फर्म्स जो थी उन्होंने अपने प्रोडक्शन प्लांट शट डाउन कर दिए थे, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूएसए जैसे इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट 28 29 7% तक पहुंच गई थी। तो ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेक है। अगर हम इस स्ट्रक्चरल ब्रेक को नहीं कवर कर पाते, अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, वो लोग जो स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक रिटर्न्स के ऊपर काम करते हैं, वो लोग जो एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पे जब आप स्टॉक रिटर्न्स को अपना एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट में इस तरह की ब्रेक्स आती रहती हैं।
स्टॉक मार्केट क्रैश भी करती है, स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है। और ये स्ट्रक्चरल ब्रेक मीन एकदम से उसमें इजाफा हो गया या एकदम से उसमें कमी हो गई। अब ये कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसा इकोनॉमी में, कंट्री में, वर्ल्ड लेवल पे कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसने एकदम से जो है वो स्टॉक रिटर्न्स को या तो नेगेटिव में ले गया है, यानी उनकी वैल्यूज कम हो गई हैं, या फिर एकदम से जो है वो पॉजिटिव में ले गया, उनकी वैल्यूज बहुत बढ़ गई हैं, तो उनको फिर हम स्ट्रक्चरल ब्रेक के नाम से कहते हैं। इन स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को हमें अपने मॉडल करना पड़ता है। अगर हम इसको अपने मॉडल में स्ट्रक्चरल ब्रेक को शामिल नहीं करें तो उससे क्या होता है, जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एस्टिमेट्स बेसिकली यू कैन से कि वो बायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड मीन वो उनकी वैल्यू अपनी जो ट्रू वैल्यू है उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। इसलिए हम वो कहते हैं कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल ब्रेक जो है उसको आइडेंटिफाई करें। अब लिटरेचर में इसके डिफरेंट जो है वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जो विजिबल है वो ये है कि 1928 में या 1929 में कुछ स्ट्रक्चरल ब्रेक आई थी। तो लेकिन ये हम इसका एक टेस्ट भी है, हम उस टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम यानी मैनुअली एक टेस्ट अवेलेबल है जो कि हमें बताएगा कि स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट कर रही है या स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस ईयर में एग्जिस्ट कर रही है। आपके पास अगर ये स्टॉक रिटर्न्स का डेटा होगा, वो डेली भी होता है, यू पीपल नो कि वो मंथली भी है, वो क्वार्टरली भी है, तो वहां पे भी ये स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आती रहती है। जब आप ये टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि किस किस क्वार्टर में या किस किस मंथ में या किस किस दिन जो है वो स्ट्रक्चरल ब्रेक आया है। तो उसको फिर मैं आगे आपको फर्दर जो है वो एनालाइज करके अपने मॉडल में इंक्लूड करके मैं आपको वो दिखा दूंगा कि हम उस स्ट्रक्चरल ब्रेक को किस तरह मॉडल करते हैं। एनीवेज, इसके लिए हम एक सिंपल सा एक मॉडल रन करते हैं इनिशियली। जैसे कि मैं कह रहा हूँ रिग्रेस की कमांड, आपको पता है रिग्रेस की कमांड स्टेटा ओएलएस समझता है। जब भी हम इसे कहते हैं रिग्रेस तो ये ओएलएस अप्लाई करता है। मैंने इसे कहा रिग्रेस ओएलएस अप्लाई करो, और कंजम्पशन पहला वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसको मैंने कहा कि कंजम्पशन को डिपेंडेंट वेरिएबल लो, और वेज रेट यहाँ पे प्रॉक्सी यूज हो रही है लोगों की इनकम के तौर पे, यानी ये वो वेज रेट है जो गवर्नमेंट सैलरीज प्रोवाइड कर रही है। यूएस इकोनॉमी की कंजम्पशन, यूएस इकोनॉमी की गवर्नमेंट की सैलरी इन पर्टिकुलर ईयर्स, किन किन ईयर्स में, 1920 से लेके 1940 तक। अब ये मैंने इनको कमांड दी, मैंने एंटर किया, इसने ओएलएस का मॉडल रन कर दिया। ये अब आपको सर ने सारी चीजें बताई होंगी, ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, ये एस्टिमेट है जो ये बता रहा है कि whenever there will be an increase in the wage government, the average value of consumption expenditure will also be raised, will also rise। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपको पता है वो यूनिट पे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस वक्त मैं, क्योंकि मेरा फोकस इंटरप्रिटेशन पे नहीं है, तो मैंने इसके यूनिट्स को नहीं देखा कि मैं इसको किस तरह इंटरप्रेट करूं। बहरहाल यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि जब भी कंजम्पशन बढ़ती है, जब भी इनकम बढ़ती है, यानी गवर्नमेंट सैलरी बढ़ाती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोगों की तो इकोनॉमी में कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो टेस्ट अप्लाई करना है वो बेसिकली वो ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट की कमांड है। ये टेस्ट तब तक रन नहीं हो सकता जब तक कि हम पहले स्टेप में एस्टिमेशन रन ना कर ले। पहले हमें ओएलएस से एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, फिर हम ये टेस्ट रन करेंगे, और फिर ये आइडेंटिफाई करेगा कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है। तो इसलिए पहले मैंने ये रिग्रेशन रन कर ली, उसके बाद मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया, मैंने एंटर किया। इसका H0 है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका H0 है। और H0 क्या है, देर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक। H0 है, देर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक। और आपको पता है कि H0 रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखा करते हैं, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 0.05 से लेस हो तो हम कहते हैं कि हम अपना H0 रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है, जो ये बता रही है कि हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट हो रहा है। H0 रिजेक्ट का मतलब क्या है कि डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट कर रही है, इस वक्त डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है, और उसने हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक आइडेंटिफाई करके दिया है कि
1931 एक वो ईयर है जिसमें कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है, क्योंकि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसने फिर 1931 को हिट किया। तो इसने देखें हमें आइडेंटिफाई करके दे दिया कि ये वो साल है जिसमें कि स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट कर रहा है। तो टाइम अच्छा, सीरीज बेटा, एक्सक्यूज मी सर, इसमें जी अगर जी हम स्टेटस में देखें तो इसमें इट जस्ट मेंशन दैट देयर इज नो स्ट्रक्चर ब्रेक ना, लेकिन अगर हम पी वैल्यू देखें, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, उसके मुताबिक तो स्ट्रक्चर ब्रेक है इस डेटा के अंदर। सर, मैं वही कह रहा हूं कि H0 है इस टेस्ट का, देर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक, बट P वैल्यू इस H0 को रिजेक्ट कर रही है और वो लेस देन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रही है कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है, और वो 1931 के ईयर में है। ठीक है। ठीक हो गया सर? तो स्ट्रक्चरल ब्रेक डेटा में है, डेटा में इस वक्त स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट कर रही है, उसने बता दिया। H0 रिजेक्ट हो रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया था ये H0 था, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे हमारा रिजेक्ट हो रहा है, और जो एक्सेप्ट हो रहा है वो ये है कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर अपनी, लेट्स सपोज, दोबारा से मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है अगर हम अपने ये वाले एस्टिमेट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ब्रेक एग्जिस्ट करने के बावजूद अगर हमने ये वाले रिजल्ट्स को अगर हमने रिपोर्ट किया, तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे, आप ये कहें कि रिलायबल नहीं होंगे। तो इसलिए पहले हमें इस स्ट्रक्चरल ब्रेक को मॉडल करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चरल ब्रेक किस तरह मॉडल की जाती है? सर ने आपको एक वेरिएबल पढ़ाया होगा, एक चैप्टर पढ़ाया होगा, डमी वेरिएबल, याद आया कुछ स्टूडेंट्स? डमी वेरिएबल पढ़ा है आपने? सर इन्होंने बाइनरी चॉइस मॉडल्स पढ़े हैं, डमी वेरिएबल्स कहने पता है जिसमें चल, बाइनरी चॉइस मॉडल आपने, बाइनरी वो भी बेसिकली डमी ही है, लेकिन उसमें यह है कि बाइनरी मॉडल्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डमी होता है। इंडिपेंडेंट ये बेस इसी तरह हम इंडिपेंडेंट साइड के ऊपर भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जैसे मैं एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। अब मैं डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस क्यों करवाने जा रहा हूँ? मैं बेसिकली, आपने देखा होगा डमी वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस होता है? जब कोई क्वालिटेटिव चीज हो तो उसको हम कैप्चर करने के लिए जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी जब डेटा क्वालिटेटिव हो तो या कैटेगरीज हो किसी चीज की, तो फिर उसके लिए हम डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब मैंने इस स्ट्रक्चरल ब्रेक को कैप्चर करना है तो मुझे डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो कि इस साल को कैप्चर करे। कौन सा साल? जिस साल को हमारे टेस्ट ने हाईलाइट किया है। तो उसके लिए अब मैं एक डमी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसकी कमांड, पहले मैंने एक वेरिएबल जनरेट करना है। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल जनरेट करता हूँ विद द नेम ऑफ D1। बस ऐसे ही आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जेन भी लिख सकते हैं, जनरेट भी लिख सकते हैं। जेन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, जनरेट पूरा लिखना है तो वो पूरी फॉर्म है। जेन का मतलब है हम स्टेटा को कमांड दे रहे हैं कि आप एक वेरिएबल जनरेट करें। क्या उसका नाम रखो D1, और वो कैसे जनरेट करो? वो जनरेट करो, एक वेरिएबल जनरेट करो D1 जिसकी वैल्यू 0 तो अब ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ब्राउज YR और साथ में D1, ये दोनों मैंने कर दिए। आप देखें हर साल के सामने क्या वैल्यू आ रही है? 0 0 0 0 0। अब डमी वेरिएबल क्या होता है? डमी वेरिएबल बेसिकली 1 होता है। उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। अगर हम किसी एक वेरिएबल की दो कैटेगरीज होती है तो हम एक को 1 कह देते हैं और एक को 0 कह देते हैं। बट टाइम डमी जब हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तो टाइम डमी को हमें क्या करना पड़ता है? टाइम डमी को हमने एक टाइम डमी इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वैल्यू हर साल के सामने है, हर साल जिसकी वैल्यू हर साल के सामने 0 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा रिप्लेस, मैं अब कह रहा हूं D1 is equals to 1 if YR is equals to 1931। क्या हुआ था? अब जरा थोड़ा सा समझ लें ये कमांड क्या कह रही है। हमें पिछले टेस्ट में ये आइडेंटिफाई करके दिया कि 1931 का ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें के स्ट्रक्चरल ब्रेक है। तो उस स्ट्रक्चरल ब्रेक को कैप्चर करने के लिए हमने टाइम डमी इंट्रोड्यूस करवाना है। वो टाइम डमी बाकी तमाम ईयर्स के सामने 0 होगा, लेकिन उस साल के सामने, उस ईयर के सामने जिस ईयर में स्ट्रक्चरल ब्रेक है वहां वो 1 कंसिडर किया जाएगा, वहां उस साल को हमें 1 करना होगा। तो मैंने जैसे ये कमांड, और हमने पहले एक डमी वेरिएबल जनरेट कर लिया था। अब मैं कह रहा हूं तुम रिप्लेस कर दो, यानी D1 जो कि तुमने हर साल के लिए 0 क्रिएट किया
था उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, 1 के साथ। अगर और किस साल में रिप्लेस करो, 1931 में। मैंने एक कमांड एंटर कर दी, उसने कहा कि मैंने 1 साल रिप्लेस कर दिया। अब मैं आपको तीनों वेरिएबल एक साथ दिखा देता हूँ, सॉरी दोनों वेरिएबल एक साथ दिखा देता हूँ। D1 हर साल के सामने 00 है, लेकिन देखिए 1931 के सामने 1 है, 1931 के सामने 1 है। तो ये 1, अब ये हमारे 1931, ये आप ये समझे कि अब हमने स्ट्रक्चरल ब्रेक को मॉडल कर लिया। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल ब्रेक को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको 1932 के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट जो है वो 1 साल तक नहीं रहा था, वो वैसे तो मल्टीपल ईयर रहा था, लेकिन जो ज्यादा स्वेयर इम्पैक्ट है, लेट्स सपोज मैंने इसे कहा कि आप इसको 2 सालों तक एक्सटेंड कर दें, 2 साल को 1 कर दें। अब हमें क्या करना है, दोबारा से जाना है, फिर से रिग्रेशन, और अब इस D1 को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें अपने मॉडल में शामिल करना है। अगर हम इसे नहीं शामिल करेंगे तो स्ट्रक्चरल ब्रेक का इंपैक्ट होगा, हमारे वेरिएबल, हमारे एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट, ये वाला एस्टिमेट जो ऊपर हमने कैप्चर किया था, ये रिलायबल नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने D1 इंट्रोड्यूस किया अपने मॉडल में, बेस्ड ऑन द टेस्ट, जिस टेस्ट ने हमें आइडेंटिफाई किया कि 1931 में स्ट्रक्चर ब्रेक आया था, 1 साल मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया। आप इसको कर सकते हैं, इशू नहीं है, क्योंकि आपने ग्राफ से देखा था कि वो 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही चल रहा था। मैंने इसको फिर एस्टिमेट किया। जब मैंने इसको एस्टिमेट किया तो D1, यहां पे देखें, D1 का वेरिएबल नेगेटिव है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सिग्निफिकेंट हो, ये सिग्निफिकेंट हो या ये सिग्निफिकेंट ना हो, हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक के डमी को मॉडल में शामिल करना ही है, ये लाजमी है, ये ज़हन में रख ले, चाहे ये सिग्निफिकेंट हो या ना हो। समटाइम हम कहते हैं जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है उसको मॉडल से ड्रॉप कर दो, नहीं, स्ट्रक्चरल ब्रेक का डमी सिग्निफिकेंट है या स्ट्रक्चरल ब्रेक का डमी सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको मॉडल से ड्रॉप नहीं करना, हमने उसको मॉडल में रखना है। नेगेटिव है, जो ये बता रहा है कि इन सालों में कंजम्पशन जो है वो कम हुई थी। हाँ, इसको अगर आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 साल के लिए इसको क्रिएट किया, आप इसको 1 साल के लिए दोबारा से कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने 1932 को फिर से 0 ही करने जा रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 1931 का डमी क्रिएट करो और उसी को मॉडल में शामिल करो। दोबारा से करता हूँ, स्टिल इनसिग्निफिकेंट है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं 2-3 साल के लिए कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं इसको कह रहा हूं कि आप D1 यानी डमी का जो वेरिएबल है वो 1932 के लिए भी करें, डमी का वेरिएबल जो है वो 1933 तक भी कर दें, 1934 तक भी कर दें। लेट्स सपोज मैंने ये 3-4 साल के लिए जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि मुझे उसके ग्राफ से लगता है, ये मैं दोबारा से आपको ग्राफ शो करवा रहा हूँ, कि ये कोई 1-2 साल का फिनोमेना नहीं रहा, ये काफी सालों तक ये फिनोमेना चला है। 1932 1933 तक आया, तो इसलिए मैंने 1933 तक उसको अपने मॉडल में शामिल कर लिया। दोबारा से लेके आता हूं, अब देखिए डमी वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो गया। अब देखें ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, यानी ये कह रहा है कि इन सालों में यूएसए की कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली अपनी एवरेज वैल्यू से कम रही है, यानी इन सालों की जो कंजम्पशन है वो कंपेयर टू अदर ईयर्स 8.06437 मिलियन या बिलियन कम है, जो भी इसका यूनिट है। अगर ये कंजम्पशन मिलियंस में है तो हम कहेंगे कि इन सालों की कंजम्पशन अदर ईयर्स की कंजम्पशन से इतने मिलियन कम है। अगर बिलियन में है तो हम कहेंगे कि इन सालों की कंजम्पशन बाकी सालों की कंजम्पशन से इतने बिलियन डॉलर, या जो भी उसकी जो यूनिट है उसमें ही हम इसको, या स्केल है उसी में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये इस तरह आप देखें, जब मैंने डमी वेरिएबल को शामिल नहीं किया तो उस वक्त आप इसका जरा कोफिशिएंट कंपेयर कीजिएगा। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट 2.67, और अगर मैं डमी को अपने मॉडल में शामिल नहीं करता तो फिर मैग्नीट्यूड है 2.50, तो काफी फर्क है। और ये इट्स डिपेंड्स ऑन स्केल, जो स्केल जितना बड़ा स्केल होगा ये मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता जाएगा, इसको आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए सैंपल एस्टिमेट्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो सैंपल एस्टिमेट जो हैं वो ना ही ओवर बायस्ड होने चाहिए ना ही अंडर बायस्ड होने चाहिए। चलें, ये चीज हमने यहाँ से कर ली, स्ट्रक्चरल ब्रेक को हमने देख लिया, और अब नेक्स्ट जो हम चीज देख रहे होते हैं
जिसको कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही थी कि आप ऑटो कोरिलेशन की मैंने आपसे बात की थी। तो वैसे तो ऑटो कोरिलेशन पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट है और स्ट्रक्चरल ब्रेक प्री एस्टिमेशन टेस्ट है। स्ट्रक्चरल ब्रेक मॉडल को एस्टिमेट करने से पहले लगता है, जिस तरह स्ट्रक्चरल ब्रेक मॉडल को एस्टिमेट करने से पहले अप्लाई होता है, बिल्कुल इसी तरह एक और वेरिएबल भी है, एक और टेस्ट भी है जो कि उसको हम कहते हैं यूनिट रूट टेस्ट। में थोड़ा सा आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोबारा से मॉडल वेरिएबल में दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ, और इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है जिसको हम कंजम्पशन कह रहे हैं, ये कंजम्पशन ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कंजम्पशन बढ़ रही है। ये स्ट्रक्चरल ब्रेक के बाद फिर बढ़ रही है। ये क्या चीज है? यानी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। जब इस तरह का कोई फिनोमेना होता है ना, पहले तो चीज देख लें जरा, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर कर दूं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होता है, तो टाइम के साथ जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल, जैसे कि इस केस में हमारे पास कंजम्पशन वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो मीन है और उस वेरिएबल का जो वेरिएंस है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। एक वेरिएबल का मीन, आप देखें जब आप इसको इंटरप्रेट करते हैं ना कोफिशिएंट को, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लेट्स सपोज 1% इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय दिस परसेंट। यानी एवरेज वैल्यू हम जब इंटरप्रेट करते हैं अपने कोफिशिएंट को। तो जो टाइम सीरीज फिनोमेना है, टाइम के साथ साथ जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल्स का जो मीन और उनका जो वेरिएंस है वो भी टाइम के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है, टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं रहता। अब अगर आपने दो ऐसी सीरीज या दो ऐसे वेरिएबल्स जो कि जिनका मीन और उनका